नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं आकांक्षा पांडे और अच्छे से अच्छे वकीलों को मिलवाने की सीरीज में आज हमारे साथ हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद प्रत्याशी और पूर्व अध्यक्ष IK चतुर्वेदी जी, जिनसे हम बार एसोसिएशन में हो रहे चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे और बायलॉज में जो संशोधन हुए हैं उन पर भी बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टॉक शो में। थैंक यू। सर, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी इस समय जो बायलॉज में संशोधन हुए हैं उस पे। सबसे पहली बात तो ये जो संशोधन हुआ है इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा इस संशोधन का विरोध आपने ही किया, ऐसा क्यों? हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो अमेंडमेंट्स किए गए, कुछ पार्ट तो एसेंशियल थे जिसको जरूरी था, लेकिन साथ साथ इस तरह से जो इसका इम्प्लीमेंटेशन रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया गया एज पर लॉ, जो भी बेनिफिशियल लेजिस्लेशन होते हैं, जो लाभकारी होते हैं, उनका रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाता है। लेकिन जो जनरल अमेंडमेंट्स होते हैं उसका भूतलक्षी प्रभाव न होके भविष्यलक्षी होता है, प्रॉस्पेक्टिव होता है। इस तरह की आपाधापी में जिस तरह से इन्होंने इनहेरिट हमारे अध्यक्ष महोदय उनकी कार्यकारिणी ने जो अमेंडमेंट्स किए हैं, इसमें बहुत सी खामियां हैं और उन खामियों के परिपेक्ष में साथ साथ इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रत्याशी हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिशनर्स हैं, कुछ लोगों के ड्यूज समय से नहीं जमा हुआ, कुछ लोगों के वकालनामा नहीं है, उससे उन लोगों का काफ़ी जो है आपाधापी में काफ़ी लोगों में आक्रोश रहा। और मेरा मानना ये था कि इसे और इम्प्रूव करने की आवश्यकता थी और इसको इम्प्रूव करने के बाद जो विद द प्रैक्टिकल अप्रोचेज इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए नेक्स्ट ईयर से, लेकिन लागू हो गया। हम उसका ऑनर करते हैं। जो भी उसमें खामियां हैं, यदि मैं चुनाव जीत के आता हूं तो सर्टेनली आई विल टेक इनटू अकाउंट ऑल दोस डिफिशियंसीज और उसको मैं सुधारूंगा। सर, निवर्तमान अध्यक्ष RK ओझा जी जिन्होंने बार के नियमों में संशोधन किया है, क्या मानते हैं कितना बड़ा काम है ये या कैसा काम है ये? मैं जहाँ तक मैंने आपको ये बताया कि जो चुनाव हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो इफेक्टिव एंड रेगुलर प्रैक्टिशनर्स एज पर बार काउंसिल रूल्स, बिकॉज आई हैपन टू बी द वाइस चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, मेंबर भी रहा, तो उसमें 3 साल के जो अधिवक्ता होते हैं उन्हीं को वोटिंग राइट दिया जाता है। उसमें ये मानदंड नहीं है, लेकिन ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने भी इस चीज़ को लागू किया है कि एटलीस्ट इतने मुकदमे होने चाहिए उन्हें साल भर के लिए, सो दैट इनएफेक्टिव नॉन रेजिडेंट मेंबर्स जो है पार्टिसिपेट न कर पाए इंश्योरिंग द फेयर इलेक्शन। तो उसका मैं स्वागत करता हूं कि नहीं, इफेक्टिव एंड रेगुलर प्रैक्टिशनर्स मस्ट एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट सो दैट इफिशिएंट और जो भी अधिवक्ताओं के हितों के लिए जो नेता हैं या जो इनर फंक्शनिंग के बारे में जो ज़्यादा प्रभावशाली अधिवक्ता हैं वो चुनाव लड़ सकें और डोर टू डोर या घर बाहर नॉन प्रैक्टिसिंग एडवोकेट में जो लामबंदी होती है उससे निजात मिले। So talking about 3 amendments of bylaws in a bar council, पहले जो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा आपसे वो ये कि अध्यक्ष पद के लिए 25 दाखिल होने चाहिए मुकदमे। ठीक है, हाँ, आपको नहीं लगता है कि ये जो नेचुरल इलेक्शन, मतलब कि नेचुरल वोटिंग या इलेक्शन या जो भी पार्टिसिपेटिंग आप कह लीजिए, वो उसका हनन है? लाइक ये नेचुरली अब कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, उसका हनन यूँ नहीं है कि आप अध्यक्ष पद, विश्व के सबसे बड़े उच्च न्यायालय के आप अध्यक्ष होने जा रहे हैं, एटलीस्ट यू मस्ट कमांड सच ए लेंथ ऑफ प्रैक्टिस और ब्रीफ होनी चाहिए कि जिससे आप रेगुलर एंड इफेक्टिव प्रैक्टिशनर के रूप में जाना जाए। तो उसे 25 मुकदमे का उसमें जो इन्होंने जो है उसका तादाद रखी है कि इतना होना चाहिए, मैं इसके पछूँ एटलीस्ट अध्यक्ष पद के लिए, अध्यक्ष और सेक्रेटरी के लिए। और दूसरा वोटिंग राइट को लेके जिसमें 5 मुकदमे मस्ट है। वोटिंग राइट के लिए 5 मुकदमे मस्ट हैं। इस संदर्भ में मेरा मत ये है कि देखिए, ये भी सही है कि इसको कितना सुधार करने की आवश्यकता है, ये अभी अगली मीटिंग में तय करूंगा मैं, यदि मैं जीत के आया, यदि लोगों ने स्नेह दिया। लेकिन ये है कि ये भी इन्होंने इस बार गलत किया है, इस बार एटलीस्ट इसको नहीं लागू होना चाहिए। बहुत से ऐसे अधिवक्ता जो सरकारी वकील हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के एडवोकेट्स हैं, कॉर्पोरेशंस के हैं, तो इन हर एक डिसीजन जो मैं कह रहा हूँ कि इसको अगले साल से लागू होना चाहिए था, वो भी बहुत से लोग वंचित हो गए हैं, जिससे वो अपने वोटिंग राइट को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं इन स्पाइट ऑफ बीइंग इफेक्टिव एंड रेगुलर प्रैक्टिशनर्स। तीसरा जिसमें 500 रुपए की बात थी, जो कि नाम भर का है कि अधिवक्ता का है, लेकिन लिया प्रतिवादी से ही जा रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप?
नहीं, इस संदर्भ में देखिए, उन्होंने ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मैटर सब जुडिस है, जी। लेकिन इन्होंने अधिवक्ता निधि के नाम पर 500 रुपया के रूप में इसे इम्प्लीमेंट किया। तो ये तो अपना दैट इज बिटवीन एडवोकेट एंड लिटिगेंट, वो अपना 500 रुपया उसमें लिया जाता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि 500 रुपया लेके आप उनको हर माह रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर दिया है, लेकिन इसके पीछे बेनिफिशियर जब अधिवक्ता निधि का रूप दिए हैं, तो एटलीस्ट जूनियर अधिवक्ता हैं जिनके पत्नी और बच्चों का इलाज नहीं हो पाता है क्योंकि नए प्रैक्टिशनर से उनके पास पैसा नहीं होता, तो उस पैसे का से कुछ शेयर, कुछ अंश उसको काट के कि एटलीस्ट 10 लाख तक का हेल्थ कवरेज पूरे अधिवक्ता परिवार के लिए हो, जिसमें उसके पति पत्नी और उनके बच्चों का इलाज 10 लाख तक हो सके। एक तो मेरा मानना यही इस रूप में करना चाहिए। यदि मैं जीता तो मैं इसे करूंगा कि जैसे 430 रुपया अधिवक्ता को रिफंड होता है, उसमें अपने सीनियर्स और यंगस्टर्स की मीटिंग करके एटलीस्ट दैट बेनिफिशियल जो उसका अप्रोच है जो अधिवक्ता निधि का है, क्योंकि अधिवक्ता की यदि वाइफ बीमार हो गई, उसके पास पैसा नहीं है, तो उस पैसे को कुछ डिटेक्ट करके उसको इस तरह से उसको लाभकारी योजनाएं उसे इम्प्लीमेंट करूंगा। साथ साथ जो भी उस पैसा बचेगा उसको महीने में उनको रिफंड कर दूंगा। इसके साथ साथ एक और मेरी योजना है कि जैसे वकील को जब वकील खत्म हो जाता है, उसका परिवार खत्म हो गया, अच्छा, न तो उसका भाई सपोर्ट करता है, न मित्र यार, ये उसके पास कोई अदर रिसोर्सेज नहीं है, तो एटलीस्ट मोर देन 10 lakhs इफ द बार इज कमिंग फॉरवर्ड विद दिस डिसीजन कि एटलीस्ट 10 lakh to 15 lakhs on side device of an advocate, that amount may also be provided to them। वो इस पैसे से जिसको हम लोग रिफंड करते हैं, सपोज कि 12 लाख 10 लाख पर डे आ रहा है, उसको हम रात भर एम्प्लॉय गिनता है, महीने के अंत में आप ट्रांसफ़र करते हैं, उसमें भी बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं है। इसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में मैं अभी कहूँगा कि बहुत ट्रांसपेरेंट नहीं है। किसी ने 15 मुकदमा दाखिल किया, वो कह रहा मेरे 12 का ही पैसा आया। तो इसे किस तरह से करना होगा कि इसमें कुछ पैसा यदि डिडक्ट करके वकीलों की वेलफेयर स्कीम्स चलाई जाएँ, ऑन हिज कैजुअलिटी या उसके परिवार पत्नी को जैसे हम नहीं देते, तो उसको वो बहुत आवश्यक है। यदि पैसा ले रहे हैं हम तो उसको देंगे। और जहाँ तक 500 रुपया की वो लिटिगेंट्स का है या किसका है, हम लोग तो लिटिगेंट्स का ही खा रहे हैं, वो हमारा परमेश्वर है, देवता है, उसके लिए हम अपना पूरा जीवन सुख दुख न्यौछावर करते हैं, तो हम तो लिटिगेंट का वो भी खा रहे हैं, चाहे 10 रुपया मिले चाहे 1 लाख मिले, वो लिटिगेंट्स का ही, उसमें उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। और ठीक है, बट द सेम मस्ट बी डाइवर्टेड इन बेनिफिशियल साइड टू द एजुकेटर्स, स्पेशली यंगस्टर्स हु इज सफर। सर, आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, तो व्हाट वर योर मेमोरेबल इनिशिएटिव रिगार्ड्स टू एडवोकेट्स और रिगार्ड्स टू बार? देखिए, मैं आपसे बताऊं, मुझे कहने की जरूरत नहीं है, जो मैंने इनर जो कंस्ट्रक्शंस कराया है, जैसे एक सबसे बड़ी मैं इंस्टांस आपको दे रहा हूं कि हमारे यहाँ लेडीज चैम्बर में उनका वॉशरूम था और वो 3 साल से बंद पड़ा हुआ था। अब लेडीज हैज टू कवर मोर देन 500 मीटर्स अवे, तो उसके लिए 3 साल से बंद था। उसके नीचे एक ऑनरेबल जज का चैम्बर था, वो ये कहती थी कि सीपेज होता है, बदबू आता है, वो बंद था। लेकिन ऑनरेबल हाई कोर्ट तो कहती है कि लेडीज के लिए ये सुविधा दीजिए, वो सुविधा दीजिए। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन हमेशा एडवर्स रिपोर्ट लगती रही। आज मैं चीफ साहब से कहा कि यदि नहीं आप खोलते हैं तो बाय टुमारो आई एम गोइंग टू अनलॉक दैट डोर। अंत में चीफ ऑनरेबल जस्टिस जीपी माथुर साहब हमारे चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा मिस्टर चतुर्वेदी प्रोवाइड मी 1 वीक टाइम, और अंत में लखनऊ से बन के आया, उसी जगह लगा, आज वही यूज हो रहा है। दूसरा मैं बताऊं आपको कि चीफ ऑनरेबल जस्टिस भोसले साहब का जो है नेक्स्ट डे उनका फेयरवेल था, लेकिन हमारे अंदर एडवोकेट्स के चैम्बर्स तक लिटिगेंट्स का एंट्री नहीं थी, जिससे या तो वो दलालों के चक्कर में फंस के चला जाता था या तो मुंशी को ब्रीफ दे के चला जाता था। वकील का प्रॉपर कन्वर्सेशन मुझसे नहीं होता था। अच्छा। तो दैट वाज ए बिग प्रॉब्लम विद द सीनियर मेंबर्स ऑफ द बार की जो बाहर नहीं जा सकते थे। और कुछ लोग तो जैसे आई कि चतुर्वेदी के पास आए, मैं हूँ उनका जूनियर, इस तरह से दे वेयर बीइंग विक्टिमाइज्ड। तो मैंने भोसले साहब से ये बात कही कि साहब यू हैपेंस टू बी द गार्जियन टू ऑल ऑफ अस, यू लॉर्डशिप इज चीफ जस्टिस ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट एज वेल एज यू लेट टू द एज मेंबर ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ योर हाई कोर्ट। आप ये बता दीजिए एज ए गार्जियन कि ये जरूरी है कि नहीं, अदरवाइज मैं कल आपका बायकॉट करूंगा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस भोसले साहब का। तो उन्होंने थोड़ा सा एनॉयड हुए। फिर मैंने कहा आपका इसको सोच लीजिए एज एन एडवोकेट, आप सोचिए कि क्या आवश्यक है कि नहीं। अल्टीमेटली ही लॉर्डशिप वाज सो जनरस एंड उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये मीटिंग जरूरी है। दैट वाज द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग इटसेल्फ
कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस भोसले साहब ने लिटिगेंट्स को चैम्बर्स के अधिवक्ताओं के चैम्बर्स के ऑन बीइंग प्रोड्यूस देयर रिस्पेक्टिव कार्ड आइडेंटिटी कार्ड देयर एंट्री वाज इंश्योर्ड, लेकिन फिर कोरोना काल में बंद कर दिया गया। फिर क्लाइंट बाहर घूम रहा है, वो या तो दलालों के चक्कर में फंस जा रहा है या तो कहीं ना कहीं से प्रॉपर जो है फीडिंग नहीं हो पाती अपने केस की, वो चला जाता है, जिसमें रिपीटेड सप्लीमेंट्री दाखिल करते हैं, क्लाइंट का केस लिस्ट में जाता है। तो एटलीस्ट द सो फार द लिटिगेंट्स एंट्री इनसाइड द कोर्ट ऑफ द चैम्बर ऑफ द एडवोकेट दैट इज एसेंशियल, और मैं करूँगा। तीसरी सबसे बड़ी समस्या है इनर फंक्शनिंग ऑफ द ऑनरेबल कोर्ट, जो हमारे यहाँ साल भर 6 महीने से मुकदमों का डिस्पोजल नहीं हो रहा। आज मुकदमा 3 नंबर पर लगा है, किसी कारण से चला गया तो अगली बार वो 100 नंबर पर चला जाएगा, अगली बार 100 नंबर पर ऑनरेबल जजेस 10, 20, 50 का डिस्पोजल कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा विद ग्रेट पेन कि पहले ऑनरेबल जजेस आते थे तो 100-200 मुकदमे डिस्पोजल करते थे विद देयर रिस्पेक्टिव विल पावर, बैठते थे और डिस्पोजल करते थे, पेशकार से आते। आज ये पोजीशन है कि 20 मुकदमे 5 मुकदमों का डिस्पोजल हो रहा है, मुकदमे आपने 6 से लगा दिया, डिस्पोजल 20 मुकदमों का हो रहा है। तो हाउ टू इम्प्रूव द इनर फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट, दैट इज द प्राइमरली लोकेटेड ऑब्जेक्ट विद मी। वो चाहे चीफ साहब का मुझे एजिटेट करना पड़े, बाइकाट करना पड़े, या ऑनरेबल रिस्पेक्टिव जज का करना पड़े, आई शैल डू, बिकॉज इफ आई एम गोइंग टू बी चूजन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बार, बीइंग देयर हेड, that is my pious obligation toward the litigant as well as youngsters. I shall agitate those issues, क्योंकि सबसे बड़ी हम भी खा रहे हैं तो क्लाइंट का खा रहे हैं, जज भी बने हैं, उनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, वो भी लिटिगेंट्स के कारण मिले हैं। ये पूरा इंस्टीट्यूशन लिटिगेंट्स के कहा गया है कि वादकारी का ही सर्वोपरि है। आप भी जानती हैं, आप चौथे स्तंभ से जुड़ी हुई हैं, लिटिगेंट्स को कितना हम वो प्रॉपर स्पीडी रेमेडी दे पा रहे हैं। ये हाई कोर्ट इस वक्त बिल्कुल अपंग हो चुका है, जजेस का विल पावर नहीं है कि वो मुकदमों का डिस्पोजल करें, वकीलों में वो क्षमता नहीं है कि अपना मुकदमा करा सके ड्यू टू CIS सिस्टम। वी आर नॉट अवेयर कि CIS सिस्टम कहाँ से लागू होता है। जो आउटसोर्सिंग में जो CIS सिस्टम के कर्मचारी हैं वो प्राइवेट एजेंसी है, ओवर दैट एजेंसी neither चीफ जस्टिस nor anybody have any control over them। न तो आप सस्पेंड कर सकते हैं न टर्मिनेट कर सकते हैं, वहाँ मनचाहा पैसा लिया जा रहा है और उसमें लिटिगेंट्स अपने हिसाब से पैसा देके मुकदमा जिस जज के यहाँ चाह रहा है लगा रहा है। तो दैट इज द सपोज कि जूनियर एडवोकेट हमारे यहाँ 5,000 10,000 में मुकदमा करता है, और उसके साथ सबसे बड़ी समस्या है कि वो 20,000 25,000 रुपया कहाँ से इन्वेस्ट करेगा। उसका मुकदमा यदि एक बार नहीं टेकअप हुआ तो ही इज फेसिंग ग्रेट हार्डशिप। वो विजिट में जाता है, वहाँ का लिटिगेंट वहाँ कचहरी में उसे पकड़ता है, उसको ह्यूमिलेट करता है, इंसल्ट करता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारे साथ है, हाउ टू इम्प्रूव द इनर फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट, हाउ टू इंश्योर द स्पीडी डिस्पोजल ऑफ द केसेस। सर इसी पे एक क्वेश्चन है मेरा कि एक बार लिस्ट हुआ मुकदमा, दोबारा लिस्ट कब? बिकॉज ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ना तो जज जानता है, ना जज जानता है, ना हम जानता है, ना भगवान जानता है। भगवान और तो कुछ जान सकता है, लेकिन उस मुकदमे का अगली लिस्टिंग कब होगी, डिस्पोजल होगा या नहीं होगा, भगवान जाने। What can be the solution for this, sir? At least we have to sit with the honorable judges, chief justice, who happens to be the guardian। विश्व का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, इतनी बड़ी पेंडेंसी है, तो ये तो चीफ जस्टिस के ऊपर है। चीफ जस्टिस करें, और नहीं करते हैं तो we shall naturally we must hesitate, चाहे जो भी हो। सर आपके एजेंडा क्या है इस बार? हमारा एजेंडा ये है कि अधिवक्ताओं का हित सर्वोपरि है, वादकारी का हित सर्वोपरि है, लिटिगेंट का इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट करें, उनको मुकदमों का डिस्पोजल कैसे हो, मुकदमा कैसे लगे, और जो जूनियर अधिवक्ता हों उनको बेनिफिशियल लेजिस्लेशन के माध्यम से ये जो हम 500 से 430 रुपया ले रहे हैं ये चल रहा है, इसमें किस तरह से मैं उन्हें कल्याणकारी योजनाओं में उनको परिवर्तित करूँ जिससे वो और उसका परिवार सफर न करे। सर एक बात कहीं से आई थी कि बेंच के केस के बंटवारे, मुकदमे के बंटवारे से आप मुख्य न्यायाधीश से नाराज चल रहे थे। बेंच इशू पर? जी जी नहीं तो बेंच इशू तो हमारा ही है हर हाई कोर्ट में, तब तो सुप्रीम कोर्ट की बेंच दे देना चाहिए। केस बंटवारे की मैं बात कर रही हूँ। केस बंटवारे के, हाँ बिल्कुल, इसके हम विरोध में हैं। देखिए ऐसा सबसे बड़ी बात है कि हमारे 160 की स्ट्रेंथ है जजेस की, लेकिन ये बेडबीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इतना घमासान चल रहा है कि यहाँ से जजेस का नाम जा रहा है, वहाँ से निस्तारित नहीं हो पा रहा, या तो सुप्रीम कोर्ट में पढ़े या सेंट्रल गवर्नमेंट में या मिनिस्ट्री में पढ़े हैं। तो एक तो प्रॉपर आपकी स्ट्रेंथ नहीं भरी जा रही
रही। दूसरा, जो जजेज हैं वो जज काम नहीं करना चाह रहे हैं। कोई 11 बजे आ रहे हैं, कोई जल्दी उठ जा रहे हैं, कोई ये हुआ कि बहुत काम हो गया चलें। तो इस तरह नहीं चलेगा। ये कुर्सी जो है कि ये दैवीय कुर्सी है, ऊपर भगवान है, नीचे न्यायाधीश है। तो ये तो हर न्यायाधीश का जो है अपने स्वच्छ मन से आके कि कितना हम इनको डिस्पोजल देके कितना लिटिगेंट्स का कल्याण करें। ये तो परम सत्ता की उनके ऊपर उनके पूर्वजों का बहुत बड़ा अच्छे कर्म रहे होंगे कि जज जैसे पद को सुशोभित किए हैं, उसी मनोभाव से उन्हें आके बैठ के जो है मुकदमों का डिस्पोजल करना चाहिए। सर, कहा जाता है कि बेंच और बार के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही है। अगर आप अध्यक्ष बनते हैं तो आप इस इशू को कैसे कोशिश करूंगा कि पूरा मधुरता के साथ। मैं 2018 में था। अच्छा। 2018 में कोई आदमी ये नहीं कह सकता, कोई अधिवक्ता ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ किसी तरह से नाइंसाफी हुई है। मैं गलत काम करता नहीं हूँ। मेरे लिए बेईमानी या बार के या जूनियर का पैसा खाना गोमांस के खाने के बराबर। मैं 1 रुपया यदि चाय भी पीता हूँ तो मैं पैसा दे के आता हूँ। ये मैं अपने अंतर मन से कहता हूँ कि मैं स्वच्छ दिल का हूँ, मुझे किसी का 1 रुपया नहीं चाहिए। लेकिन यदि किसी भी रूप में हमारे बार का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट ना हुआ तो मैं हर हद तक लड़ने के लिए तैयार हूँ। अच्छा। अब मैं एक बार और बता दूं कि आई वांट टू फॉर्चुनेट कि आई हैपन टू बी द मेंबर एंड वाइस चेयरमैन ऑफ बार काउंसिल। जब पहली बार मैं लड़ा, मेरी टांग टूटी हुई थी, लेकिन पूरे प्रदेश के अधिवक्ताओं ने मुझे मेंबर बनाया था। मैं आई वाज कन्फाइंड विद डेथ। लेकिन अखिलेश यादव जी चीफ मिनिस्टर थे इस प्रदेश के, और हमारे साथ मिस्टर इमरान महमूद खान साहब चेयरमैन थे। हम लोगों ने किस तरह से मीटिंग बुला के 40 करोड़ का फंड बार काउंसिल ऑफ यूपी को दिया। अखिलेश यादव साहब ही वाज सो प्लीज कि बार काउंसिल आके उन्होंने 40 करोड़ का फंड दिया। आज उसी 40 करोड़ के फंड से जो मृतक अधिवक्ता है पूरे प्रदेश में 5 लाख का फंड दिया जाता है। इसके बाद जब मैं अध्यक्ष हो गया तो मैंने अगला चुनाव लड़ा नहीं कि मैं अध्यक्ष के पद का ही निर्वहन कर लूँ हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की, वही बहुत बड़ी बात है। हेल्थ मैंने रिपीट नहीं किया बार काउंसिल ऑफ यूपी के चुनाव को। तो वो भी आई एम टू फॉर्चुनेट कि वो 5 लाख का जो अधिवक्ताओं के जो मृतक धनराशि मिलती है वो मेरे कार्यकाल वाइस चेयरमैन इमरान साहब के जो है प्रयासों से संभव हो सका है। सर, एक सवाल है मेरा कि जजों के आने जाने के टाइमिंग को लेके भी आप लोगों ने बड़े सवाल उठाए हैं, क्या ये सही बात है? ये बिल्कुल सही बात है। मैं तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से ये कहता हूँ कि उनको ये देखना चाहिए कि कौन इफेक्टिव एंड इफिशिएंट जज है जो फ्रेश मुकदमों के निस्तारण करने में दक्ष है। कोई जज ऐसे हैं कि 10 मुकदमा, 15 मुकदमे, 20 मुकदमे कर रहे हैं। ऐसे जजेस को डिवीजन बेंच में बैठाना चाहिए, और जो डिवीजन बेंच में अच्छे कुशल और डिस्पोजल वाले जजेज हैं उनको फ्रेश मुकदमे का डिस्पोजल दें, तभी यह समस्या का निराकरण हो सकता है। और जब तक ऑनरेबल चीफ जस्टिस बार के पदाधिकारी अध्यक्ष या सीनियर मेंबर से कंसल्ट करके बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। एक समस्या और आती है, अगर एक अधिवक्ता का 2 कोर्टों में एक साथ केस लग जाता है तो वो जज आपको कोऑपरेट नहीं करते, वो लिस्ट रिवाइज नहीं होती है। तो सर, क्या प्रोसीजर है? उसका प्रोसीजर ये है कि ऑनरेबल जजेस में एक ट्रेंड आ गया है कि उस केस को वो मानते हैं तो मानते हैं, नहीं तो उसको लिस्ट में भेज देते हैं, और उससे अल्टीमेट हुई विक्टिमाइज। हम तो अपना पैसा खा के बैठे हुए हैं, जज साहब अपनी तनख्वाह पा रहे हैं, और जो बेचारा जिसके लिए इंस्टीट्यूशन बना है उसका मुकदमा लिस्ट में चला गया है और वो शायद ही 2-4 साल में तय होगा। इस चीज को जज कंसीडर नहीं करते कि आखिर कहाँ हम मुकदमा लिस्ट में डालेंगे। देन अल्टीमेट हुई इज विक्टिम, हुई सफरर। अल्टीमेट तो हम तो पैसा खाए, हम तो वकील है, हमने क्लाइंट से कह दिया कि साहब वो आपका जज साहब नहीं माने, उन्होंने लिस्ट में डाल दिया। हाँ, एक साथ। लेकिन ये जजेस के अंदर ये भावना होनी चाहिए कि दे मस्ट हैव टू एकोमोडेट विद द लायर। जैसे हम लोग सीनियर वकील हैं, किसी अपील में बहस कर रहे हैं 2 घंटा 3 घंटा, कभी कभी 1 दिन 2 दिन लग जाता है, तो एटलीस्ट दे मस्ट बी ऑफ दिस पर्टिकुलर व्यू कि पहले होता था कि साहब वो सीनियर वकील है, इतनी जजेस ये तक पूछ लेते कि अच्छा कितने देर उनकी सुटेबिलिटी है, 2 बजे रख लेते थे। आज जज कहता होंगे। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बार के चुनाव में 50 लाख के आसपास का खर्च आ जाता है, रिकवरी कैसे होती है? एडवोकेट्स कैसे रिकवर करते हैं? ये तो सौजन्य बीमारी है चुनाव लड़ना, मैं आपको बता दूं। ये यदि 50 लाख खर्चा करने का हमें शौक है तो ये किसी ने हमसे कहा नहीं, और ना उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है।
तो मैं आपसे बता दूं कि अपनी अपनी बीमारी अपना अपना शौक है। तो इसमें 50 लाख की रिकवरी के उद्देश्य से फिलहाल मैं तो नहीं लड़ता हूं, क्योंकि ऊपर वाले ने दे रखा है कि शायद ही मुझे मेरे परिवार को गलत ढंग से पैसा का, मैं हाईकोर्ट बार का सेक्रेटरी रहा, एडमिन सेक्रेटरी रहा, बार काउंसिल ऑफ यूपी का मेंबर, वाइस चेयरमैन रहा, प्रेसिडेंट रहा। कोई आदमी कह दे कि आई.के. चतुर्वेदी ने कहीं गलत तरीके, अदरवाइज तो अल्लाहपुर में मेरे किसी प्रेसिडेंट का ऐसा कर देखी है क्या बैठी है। तमाम ऐसे प्रेसिडेंट है, 3-4-6 वर्गज में बना है, लाना ये, तो हम ऐसे पड़े रहते हैं। हम भी सिविल लाइन से बढ़िया वहीं आपको काफी वापी पिलाते वहीं बैठा थे। तो लेकिन ये है कि संतोषम परमार्था सुखार्थी सही तो भवे। मेरा मानना तो ये है कि जो ऊपर वाला दे रहा है, अपनी कमाई पर विश्वास रखिए, और पराया धन जो है वो लोस्ट हुआ है, मिट्टी के समान है। चलिए, तो सर अगला सवाल ये कि आज आप अधिवक्ताओं के लिए क्या परेशानियां देखते हैं और उससे निजात पाने के लिए क्या आपके पास, अगर आप मैंने आपको सारी परेशानियां बताई। एक तो उनका मेडिकल हेल्थ, उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो, दूसरा उनके मुकदमों का डिस्पोजल हो, तीसरा उनको अपने लिटिगेंट से बात करने के लिए लिटिगेंट्स को उनके चैम्बर तक आने की परमिशन हो, चौथी लिस्टिंग की व्यवस्था दुरुस्त हो, पांचवा ऑनरेबल जजेस जो है अपने मुकदमे के कोर्ट का डिस्पोजल और त्वरित गति से करें, अन्यथा ये हाई कोर्ट जो है बिल्कुल एकदम से ये समझ लीजिए कि दोस्ती समझ लीजिए, अब क्या बताएं, बड़ा पीड़ा होती, क्योंकि हमें जो कुछ मिला इस प्रोफेशन से ही मिला, इसके अलावा कुछ नहीं था। गांव से आए थे, पता नहीं पूर्वजों का क्या संस्कार था, क्या उनके कर्म थे कि आज हम यहाँ हैं, कि हम सीनियर एडवोकेट भी हैं, अध्यक्ष भी रहे, बार काउंसिल में रहे, तो सब कुछ तो हमारा ही है। अधिवक्ता के पेशे से अच्छा कोई पेशा नहीं है, प्रोवाइडेड कि देयर मस्ट बी सिंसियरिटी एंड ऑनेस्टी। न पैसे की कमी है और न यहाँ जो है आपके सम्मान की कमी है। सर, कहा जाता है कि अधिवक्ता कोर्ट का अफसर होता है, लेकिन आज के जो अधिवक्ता हैं वो अपने कोर्ट के अलावा कई सारे और भी प्रोफेशंस में हैं, काम करते हैं, क्या ये सही है? नहीं, हमारे हाई कोर्ट में इसकी ये जो अमेंडमेंट वाली बात लाई है, आपने किया, हमारे अध्यक्ष जी ने किया है, या बार की जनमत से प्रस्ताव पारित हुआ है, दैट वाज द स्पिरिट। कि देखिए ऐसा है, एक जो ऐसा अधिवक्ता है जो हमारे बार का मेंबर है, प्रॉपर्टी डीलर है, वो शाम को अपने यहाँ बुलाएगा 10-12 वकीलों को, दारू पिलाएगा, खाना खिलाएगा, मस्ती से रहेगा, उसके जरूरत पर पैसा देगा। यदि उसके ऊपर कभी पैसा, सपोज कि उसकी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया या पैसे का लेन देन हुआ, तो उसके लिए तो ऑफिस बिरर दौड़ के जाते हैं, क्योंकि वो उनका चारा है। लेकिन एक सही अधिवक्ता की जेन्युइन प्रॉब्लम पर शायद ही पदाधिकारी जाते हों। तो दैट वाज द रीजन अगेंस्ट दिस अमेंडमेंट, कि एटलीस्ट जो इस तरह से इंस्टीट्यूशन बदनाम हो रहा है, स्पेशली हाई कोर्ट, दे शुड बी गेट डिप्राइव्ड ऑफ सच, कि वो अपने हिसाब से, अब आजकल जो है हम जाते उनके घर में बैठते, चारा डालते, ये करते, वो अपने 100 लोगों को बुलाता, झांसा देता, ठीक है, आराम से अपने भाइयों के बीच में कर रहे हैं, उससे मुक्ति मिली। तो सर, आप अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, आप किसे अपना कॉम्पिटिटर मान रहे हैं? सीपी उपाध्याय जी हैं, अनिल तिवारी जी हैं, अशोक सिंह जी हैं, या आपको कोई और कॉम्पिटिटर माने सभी हैं? नहीं सर, आप किसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर के रूप में देखते हैं? किसी को नहीं। सर, ऐसा क्यों? हमें आत्मविश्वास है कि हम चुनाव जीतेंगे, वो अपना लड़ रहे हैं, हम अपना लड़ रहे हैं, जिसको जो है बार का मैंडेट कि लाइक फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे अगर आप सब बराबर का लड़ रहे हैं, सब अपना अपना जो है लड़ रहे हैं, जिसको जो है हमारे बार एसोसिएशन के सीनियर जूनियर मेंबर चाहेंगे वो जीतेंगे सब। मैं क्यों कहूँ कि मैं बड़ा हूँ, वो कम है, या वो बड़ा है मैं कम हूँ, सब अपने अपने। देखिए आपके भाव क्या है, अपने जूनियर्स के प्रति आप कितना एफेक्शनेट हैं, आप कितना उनकी मदद करते हैं, सीनियर्स के प्रति कितना सबमिसिव एंड रिस्पेक्टफुल है, वही सब होता है, क्राइटेरिया होता है। और तो कोई किसी तरह की कोई मदद करता नहीं। जैसे अब जूनियर अधिवक्ता आया, वो 1 लाख रुपया फीस हमारे पास जमा कराया। अब किसी ने कहा कि मेरी पत्नी की बीमार है या उसका ऑपरेशन होना है, भैया हमें इतना दे दीजिए। तो एक तो वकील हो, कुछ नहीं 10% देना है, 80,000 90,000। कुछ सीनियर्स ऐसे हैं जैसे मैं करता हूँ कि वो पत्नी बीमार है तो निकाल लो, जितना निकालना हो जाके तुम अपना इलाज कराओ। दूसरा सीनियर्स हैं, आज तो हम चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका पैर छू रहे हैं, और साल भर हम उनसे बात भी ना करें, नमस्ते भी ना करें। तो ये ऑल दीज कंसिडरेशंस आर देयर एंड दे हैव टू डिसाइड हु वुड बी द आवर लीडर, who will protect the interest of the bar, who will improve the functioning of the courts। ये सब चीज़ें ये सब लोग कंसीडर कर रहे हैं, सब जान रहे हैं, सब डबल ग्रेजुएट हैं। इसमें किसी को गुमराह नहीं किया जा सकता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है।
सर वकील एक बात के लिए बड़े मशहूर होते हैं, हड़ताल करने के। हमारे हाईकोर्ट में हड़ताल नहीं होती। आप बताइए, आपको याद है कि इस साल कोई हड़ताल हुई या पिछले 5-6 साल से कहाँ हड़ताल हो रही? तो हड़ताल, अच्छा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हड़ताल होती है, ये इसीलिए होती है कि तो इस पे रोक नहीं लगनी चाहिए सर, सही है? रोक तो लगी है, कौन कर रहा है? हाईकोर्ट में कितनी हड़तालें होती है, नहीं हो रही। अच्छा, फ्रॉम लास्ट सेवरल ईयर, जब मैं प्रेसिडेंट था शायद एक आध 2 बार CIS के बारे में हुआ है, इसके बाद भी पिछले बार एक कुछ इश्यूज था ट्रिब्यूनल वाला, उसमें हुआ है। तो देखिए ये इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूशन का बाइफर्केशन होगा, इंस्टीट्यूशन के जो है क्षेत्राधिकार को कम करने का प्रयास किया जाएगा, या किसी तरह से अधिवक्ताओं का हित प्रभावित होगा, तो वकील कैसे प्रोटेस्ट करेगा? हम तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन अननेसेसरी इन द इंटरेस्ट ऑफ लिटिगेंट्स मैं इस मत का नहीं हूँ, लेकिन जहाँ आवश्यक है वहाँ घनघोर हड़ताल होनी चाहिए। जहाँ आवश्यक है, जैसे सपोज बेंच का इशू आ गया, क्षेत्राधिकार का इशू आ गया, तो वहाँ तो दमदारी से लड़ेंगे। अच्छा, तो सर एट लास्ट जो अगर मैंने कुछ पूछने में मैं भूली हूँ, और या आपके ऑब्जेक्टिव्स जो आप अपने लोगों को बताना चाहें? मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि मेरा कार्यकाल अच्छा रहा हो, एज ए प्रेसिडेंट, एज ए सेक्रेटरी, एज ए बार काउंसिल मेंबर, यदि मैं आपका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और मुझ में इतनी क्षमता हो, मेरी ईमानदारी, ऑनेस्टी और जो है जूनियर्स के प्रति एफेक्शनेट होने का, तो ज़रूर मुझे जिताएं। वो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी क्षमता के से ज़्यादा इस इंस्टीट्यूशन को दूंगा एज ए प्रेसिडेंट। सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद टॉक शो में पार्ट करने के लिए, और आपको ढेर सारा प्रणाम। थैंक यू सर, आपको भी ढेर सारा प्रणाम। तो जैसा कि अभी आपने सुना, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए IK चतुर्वेदी जी को, जो कि पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, अपने बहुत सारे काम उन्होंने आपको बताए, और साथ में ये भी बताया कि वो इस बार अध्यक्ष पद पे आने के बाद क्या क्या काम करने वाले हैं। और उन्होंने बहुत क्लियर शब्दों में बताया है कि अगर उनका काम आपको पसंद आया हो, या आपको अगर लगता हो कि वो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार सही उम्मीदवार हैं, तो आप वोट करें। एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्फिडेंट के साथ सर ने अपना इंटरव्यू कंप्लीट किया है। तो हम ऐसे ही आपको वकीलों से और एडवोकेट से मिलवाते रहेंगे, इस सीरीज को कंप्लीट करते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहें मनोज तिवारी टॉक शो के साथ। धन्यवाद।